क्या आप जानते हैं डायबिटीज का हमला कभी भी और किसी को भी हो सकता है। जैसे कि हमारे देश भारतवर्ष में आज हर चौथा या पांचवा व्यक्ति डायबिटीज की बीमारी से, डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है। तो आइए आज इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे बीच दिल्ली के टॉप डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव गुप्ता सर से इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारे पेशेंट के लिए डायबिटीज क्या है और इसकी पुष्टि कैसे की जा सकती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी रक्त में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और जब शुगर का लेवल किसी नियंत्रित रेखा से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ क्यों होती है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना होता है, भोजन जो होता है, वो अंदर हजम होने के बाद में शुगर में परिवर्तित हो जाता है, और शुगर फिर हमारी नाड़ियों में चलती है, और जिसको एनर्जी देने के लिए सेल्स को इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज बनाते हैं, और इस इंसुलिन की वजह से जो हम खाना खाया है, जो शुगर बढ़ी है, उसको वो सेल्स में पहुंचा देते हैं, और जिससे फिर सेल्स को एनर्जी मिल जाती है, जिससे फिर हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, इस तरह के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सब काम करना शुरू कर देते हैं। पर अगर ये शुगर इंसुलिन की कमी हो जाती है किसी वजह से, तो ब्लड शुगर लेवल जो है नियंत्रण से बाहर चला जाता है, और जिसकी वजह से हमारे को डायबिटीज़ हो जाती है। और इसमें अमूमन ये होता है कि जब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यूरिन में शुगर आनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से बार बार पेशाब करने की इच्छा करती है, और फिर बार बार प्यास लगती है, और इस तरह से हमारे को लगता है कि हमारे को शायद डायबिटीज़ हो गई है। इसके अन्य भी बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि वज़न कम होना, बार बार फुंसी फोड़े होना, या भूख बहुत ज़्यादा लगना, या किसी वजह से चमड़ी के कोई रोग होने शुरू हो जाना, या नसों में हमारी शिथिलता आ जाना, शरीर में कमज़ोरी महसूस करना, शाम को थकान महसूस करना, और एक्टिव महसूस नहीं करते बिल्कुल भी। तो ये सब भी अन्य लक्षण हैं जिनके कारण डायबिटीज़ का शक हो सकता है। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये लक्षण है तभी डायबिटीज़ होगी, बिना लक्षण के भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, और 50% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी लक्षण नहीं होते और फिर भी उन्हें डायबिटीज़ होती है। सर, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो इसकी वो जानकारी कैसे हो, या इसके कुछ पर्टिकुलर साइन और सिम्टम्स भी होते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगी के लिए, कैसे पता चलेगा? डायबिटीज़ के सिम्टम्स जो होते हैं उसमें है भूख ज़्यादा लगना, वज़न कम हो जाना अचानक, प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब बार बार आना, फुंसी फोड़े होना, खारिश, बदन में कहीं खारिश होना, कमजोरीपन महसूस करना, और थकान महसूस करना। ये तो रहे सिम्टम्स की बात। और साइंस की बात ये होगी कि अगर ऐसा लगता है कि वज़न कम हो रहा है, और आंखों से दिखना कम हो गया है, पैरों में सुन्नपना होना शुरू हो गया है, तो ये कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लगता है कि डायबिटीज़ हो सकती है। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताई। तो सर, जैसा कि मैंने सुना है कि डायबिटीज़ के भी कई प्रकार होते हैं, कुछ टाइप 1, टाइप 2 इस तरह का। तो ये कितने तरह की डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी किस तरह, इसके भी कई प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं सर? डायबिटीज़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। एक तीसरी प्रकार की और होती है जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 अमूमन बच्चों में होती है या छोटी उम्र के लोगों में होती है, और उसको हम पुराने ज़माने में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते थे, क्योंकि उसमें बॉडी में इंसुलिन बननी बंद हो जाती है, और उन मरीज़ों को इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में लेना पड़ता है। टाइप 2 सबसे कॉमन टाइप की डायबिटीज़ है जो हमारे देश में है। 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये जनरली बड़ी उम्र में आती है, जैसे 35-40 साल की उम्र के बाद में आती है। हाँ, अलबत्ता आजकल ये थोड़ा कम उम्र के लोगों में भी आने लग गई है, पर ये सबसे कॉमन टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और इसमें ऐसा होता है कि इंसुलिन की आवश्यकता ज़रूरी नहीं है, इसमें हम गोलियों से भी काम चला सकते हैं, और 20-25 साल टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बाद में हो सकता है कि इंसुलिन की ज़रूरत पड़े। और जो तीसरा प्रकार मैंने बताया जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ में होता है। जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी होती है और उस टाइम उनका शुगर बढ़ जाता है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, और जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तो वो शुगर अपने आप नॉर्मल हो जाती है। पर ऐसी लेडीज़ को सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि 50% चांस है कि जब वो
35-40 साल से ऊपर की उम्र में पहुंचेंगी तो उनको डायबिटीज़ हो सकती है। ऐसे ही उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो संतान पैदा होगी, उसको भी जब वो बड़े होंगे तो उनको डायबिटीज़ होने का चांस हो सकता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी आजकल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया है, जो कि लेडीज़ को खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जैसे कि पहले के समय में मैंने सुना था कि 50 के बाद यानी कि ओल्ड एज पीपल्स को डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी होती थी। तो आज के समय पे आज की लाइफस्टाइल, तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं या किस तरह के लोगों को बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है सर? देखिए, डायबिटीज़ तो वैसे एक तरह से एक वंशागत रोग भी माना जा सकता है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके माँ बाप, आपके दादा नाना, किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो 50% चांस है कि आपको भी डायबिटीज़ आ सकती है। इसलिए 50% चांस तो हेरिडिटरी हो गया। 50% कारण जो होते हैं वो एनवायरमेंटल होते हैं। जैसे अगर आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा है, आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट अगर ज़्यादा है, अगर आपके खान पान जो है बहुत ख़राब तरह का, बहुत हैवी डाइट खाते हैं आप, घी तेल और मीठा ज़्यादा खाना खाते हैं, और आप तो उससे भी आपका लाइफस्टाइल जो है फास्ट फूड्स का है, आप जो आजकल की नई चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, और आर्टिफिशियल जो केमिकल्स होते हैं और ये फ्राइड फूड्स वगैरह जो है इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो आपको चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। फिर आप कितना एक्टिव हैं, अगर आप एक सारा दिन कुर्सी पे बैठ के काम करने वाले व्यक्ति हैं और आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो काफ़ी चांस है कि आपको डायबिटीज़ आ सकती है। इसी प्रकार से जिन लेडीज़ को वेट गेन बहुत ज़बरदस्त होता है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान में, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर उनको प्रेगनेंसी में होती है, तो वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ आगे होने के चांसेस हैं। और ऐसी जो बच्चे हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा भारी, ज़्यादा मोटे होते हैं, उन और ख़ासकर 15-16 साल की उम्र में जाके बहुत मोटे हो जाते हैं, उन लोगों को डायबिटीज़ होने के भी चांसेस हैं। सिमिलरली लड़कियां भी जो 15-16 साल की उम्र में जाके वो अगर बहुत मोटी हो जाती हैं, बहुत वज़न बढ़ा लेती हैं, और बाद में उनको एक PCOD नाम की बीमारी भी हो जाती है, तो उन लड़कियों को भी चांसेस हैं कि जब वो बड़ी होंगी तो वो डायबिटीज़ हो सकती है। सर, ये तो बात हुई ये डायबिटीज़ टाइप 2 टाइप की जो डायबिटीज़ है ये किस तरह के लोगों को हो सकती है। लेकिन सर इस अब बात आती है हमारे टेस्ट की। अगर लोग डायग्नोसिस के लिए या किस तरह के टेस्ट या किस तरह का प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि डायबिटीज़ पेशेंट को किस तरह के टेस्ट के लिए जाना चाहिए और टेस्ट से पहले उनको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर, जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा को सही सही जानकारी मिल सके। तो डायबिटीज़ के लिए मुख्यतः कंफर्मेशन टेस्ट तो ब्लड टेस्ट ही होता है, और ब्लड टेस्ट भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है फास्टिंग शुगर, यानी कम से कम आपने 8 घंटे तक रात को कुछ ना खाया हो। मान लो रात को 10 बजे आपने खाना खाया है, तो सुबह 6 बजे के बाद में आप अपना फास्टिंग शुगर चेक करा सकते हैं, और इसमें पानी पी सकते हैं पर कुछ और चीज़ नहीं ले सकते, जैसे चाय, कॉफ़ी या कोई सिगरेट वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें। अब फास्टिंग शुगर, इसको फास्टिंग शुगर कहते हैं। दूसरा होता है पोस्ट प्रेंडियल शुगर या PP शुगर। ये नाश्ते के 2 घंटे बाद लिया जाता है, और इसके अंदर क्या है कि जब आपने नाश्ता शुरू किया, नाश्ता शुरू करने के फर्स्ट बाइट से जो समय गिना जाता है वो 2 घंटे का समय गिना जाता है, उसको PP शुगर बोलते हैं। एक थर्ड टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं रैंडम शुगर, यानी किसी भी समय आपने शुगर टेस्ट कर लिया। तो इन तीनों कैटेगरीज के लेवल्स अलग होते हैं। एक चौथा टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन यानी HbA1c, पर ये हमारे को पिछले 3 महीने के बारे में बताता है। तो जो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के हिसाब से जो आजकल क्राइटेरिया बनाए गए हैं, उसके हिसाब से फास्टिंग शुगर आपकी अगर 126 से कम है और खाने के बाद की शुगर आपकी 200 से कम है, तो आपको डायबिटीज़ नहीं मानी जाती। पर जो नॉर्मल फास्टिंग शुगर है, नॉर्मल व्यक्ति, उनको हम कहते हैं फास्टिंग 100 होना चाहिए और खाना खाने के बाद का 140। अब जो बीच वाले लोग हैं वो क्या हुआ, जो फास्टिंग 101 से लेके 126 तक हैं, उनको हम बोलते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, और ऐसे ही जिनका खाने के बाद का 140 से लेकर 199 तक रहता है, उसको हम बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो ये दोनों कैटेगरीज जो है, इनको एक कॉमन कैटेगरी प्री डायबिटीज़ में डाला जाता है, यानी ये वो लोग हैं जो अभी डायबिटिक नहीं हैं पर ये किसी भी समय डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जो चौथा टेस्ट मैंने बताया कि HbA1c, वो उसका नॉर्मल लेवल जो होता है वो अप टू 6 होता है,
और अगर आपका लेवल 6.5 से ऊपर है तो आप डायबिटिक हैं, उससे कम है तो आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर 5.5 तक है तो आप नॉर्मल हैं। रैंडम ब्लड शुगर के लिए ये कहा गया है कि अगर किसी भी समय आपकी शुगर टेस्ट करी जाए, जैसे कि खाने के 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, और अगर वो 200 से ऊपर आती है तो आपका शुगर हो सकती है। जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने सजेस्ट किया है वो ये सजेस्ट किया है कि अगर किसी एक रिपोर्ट में ज़्यादा आती है तो उसको दोबारा कंफर्म करना चाहिए, 1-2 दिन बाद में अलग दोबारा लैब से टेस्ट करा के, फास्टिंग और पीपी दोनों करा के, या जिसमें शक है उसमें ग्लूकोज पिला के, उसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT। यानी आप पहले खाली पेट आते हैं, खाली पेट शुगर लेते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसके बाद आपको 75 ग्राम ग्लूकोज 2 गिलास पानी में घोलकर आपको पिलाया जाता है, और उसके बाद फिर आपके दोबारा से ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिसमें 1 घंटे पे लिया जाता है, 2 घंटे पे लिया जाता है और 3 घंटे पे लिया जाता है, और जो इसमें वैल्यूज़ आती हैं उसके हिसाब से आपको क्लासीफाई करा जाता है कि आप प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो। तो ये कुछ टेस्ट हैं। यूरिन में जो टेस्ट शुगर करने का होता है वो डायग्नोस्टिक नहीं होता है, और जनरली हम ग्लूकोमीटर की टेस्टिंग को से कंफर्मेशन नहीं मानते। हम चाहते हैं ग्लूकोमीटर से आप टेस्ट करें, पर अगर उसमें ज़्यादा शुगर आ रही है तो आपको लेबोरेटरी से प्रॉपर तरीके से आपको उसको कंफर्म करना चाहिए दवाई शुरू करने से पहले। सर, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष है, अगर जैसे कि पहले मैंने सुना है कि पहले के ज़माने में लोगों को 50 से 60 की उम्र में डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी होती थी, मधुमेह की, तो क्या आज के समय पे 35 वर्ष के व्यक्ति को भी डायबिटीज़ होने की संभावना है या इसकी कुछ चांसेस हैं सर? जी हाँ, देखिए आजकल उम्र का जो है अब कोई क्राइटेरिया नहीं रहा है। पहले ज़माने में ज़रूर मैं मानता हूँ 55 साल 60 साल के बाद में शुगर आती थी। एज अब भी है क्राइटेरिया है, पर यह मतलब नहीं है कि 35 साल के व्यक्ति को शुगर नहीं हो सकती। अगर उसको रिस्क फैक्टर्स हैं, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव है, उसका जो वर्किंग लाइफस्टाइल है वो बड़ा सेडेंट्री है, यानी वो सारे दिन कुर्सी पे बैठ के काम ही करता रहता है, कार में जाता है, स्कूटर पे जाता है, लिफ्ट में ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता है और लिफ्ट से जाता है। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी उसकी बहुत कम है, वो ओवरवेट हो रहा है, उसका डाइट पैटर्न अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल शुगर हो सकती है। आजकल मेरी प्रैक्टिस में 20 साल के लोगों को भी टाइप 2 की डायबिटीज़ पाई गई है। तो इसलिए अब एज वाला जो क्राइटेरिया है वो अब उसको हम नहीं मानेंगे। सर, ये तो बात हुई एज के हिसाब से और आज की लाइफस्टाइल पर, लेकिन सर एक बात होती है, क्या इसका प्रिवेंशन, क्या कोई व्यक्ति को डायबिटीज से बचाया जा सकता है अगर उसके रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, फिर भी बचा जा सकता है डायबिटीज से? जी हाँ, ये बात ज़रूर है कि 50% चांस डायबिटीज़ होने के हैं अगर आपको हेरिडिटरी में है, आपके फैमिली हिस्ट्री में है, पर एनवायरनमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कम से कम डायबिटीज़ को वो प्रिवेंट कर सकता है या इवन डिले तो कर ही सकता है। तो अपना खान पान बदले, लाइफस्टाइल बदले, नेचुरल खाने पे ज़्यादा खाए, बहुत हाई कैलोरी डाइट ना खाए, संतुलित रूप में थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाए, और रेगुलर एक्सरसाइज करे। कम से कम अपना जो है वज़न घटाने की कोशिश करे, नॉर्मल जो आइडियल बॉडी वेट है उस पे आने की कोशिश करे, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर वो अडॉप्ट कर सकता है तो 50% चांस है कि वो डायबिटीज़ से बच भी सकता है और एटलीस्ट उसको डिले कर सकता है 10 से 15 साल तक। सर, इवन आफ्टर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फिर भी कुछ कई बार छोटी छोटी गलतियां लोगों से होती हैं, तो क्या कुछ ऐसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एक अपने रूटीन जॉब के साथ में इंसान कर सकता है और अपने आप को डायबिटीज़ यानी मधुमेह से बचा सकता है? हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जो सेडेंट्री वर्कर्स हैं, जो ऑफिस जॉब करने वाले लोग हैं, उनको अपनी सीट पे जैसे अगर 45 मिनट घंटा हो जाता है बैठे हुए, तो उनको उठ के एक 5-10 मिनट का चक्कर लगाना चाहिए, ऑफिस में चाहे चक्कर लगाएं। और ऐसी जब उनको लंच ब्रेक मिलती है तो उसके अंदर उनको करीब 20 से 30 मिनट की वॉक करनी चाहिए। फिर ऐसे ही जब वो घर से ऑफिस आते हैं और ऑफिस से घर जाते हैं तो उनको कुछ डिस्टेंस जो है पैदल चल के उसको ना करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बस लेनी है तो एक स्टैंड पहले उतर जाइए, जिससे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़े, या आपको मेट्रो लेनी है या ट्रेन पकड़नी है तो आप लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, और बजाय कि आप हर जगह लिफ्ट पे ले जा रहे हैं। सिमिलरली ऑफिस में भी आप अगर 2-3 मंजिल तक जाना है तो आप पैदल जाने की कोशिश करें, ना कि लिफ्ट की लाइन में खड़े हों और लिफ्ट के जरिए जाएं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जैसे
तंबाकू का प्रयोग किसी भी रूप में, चाहे आप मसाले के रूप में पान मसाला, चाहे सिगरेट के रूप में किसी भी तरह से यूज़ करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी शराब का इस्तेमाल करना डायबिटीज़ के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, तो शराब का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आपको आदत पड़ी हुई है तो उसकी मात्रा बहुत मिनिमम कर देनी चाहिए, जिससे कि आपकी शुगर को वो ना बढ़ने दे। और इसी प्रकार अपना लाइफस्टाइल, आपको नेचुरल चीज़ें खा के नेचुरल उसमें रहेंगे, तो योगा वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सब चीज़ें भी डायबिटीज़ के प्रिवेंशन में मदद करती हैं। सर, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज यानी मधुमेह है और उसको क्या पूरी तरह से क्योर भी किया जा सकता है अगर वो आपकी या अपने कंसर्न डॉक्टर की कंसल्टेशन या उसकी डायरेक्शन के हिसाब से और मेडिसिन प्रॉपरली ले रहा है, सो ही कैन बी क्योर्ड? डायबिटीज़ एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, इसका आज तक अभी क्योर नहीं निकला है, किसी भी पैथी में नहीं निकला है, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना कोई और पैथी। तो इसलिए हर व्यक्ति को डायबिटीज़ के साथ तो ज़िंदगी भर जीना पड़ेगा। इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उससे हम सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। डायबिटीज़ से ज़्यादा भयानक उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मेरी डायबिटीज़ क्योर हो गई है, तो या तो उसको सही मालूम नहीं है, और या उसने चेकअप ठीक तरह से नहीं कराया होगा। तो डायबिटीज़ कैन नेवर बी क्योर्ड, इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड, एंड यू हैव टू लिव विद इट। सर, अभी आपने बहुत सारी जानकारियां दी डायबिटीज से प्रिवेंशन के बारे में, डायबिटीज को कंट्रोल करने के बारे में एंड लाइफस्टाइल के बारे में। तो क्या सर इसमें, जैसे आपने डाइट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, तो क्या डायबिटीज पेशेंट एंड नॉन डायबिटीज पेशेंट की डाइट में भी कोई अंतर होना चाहिए? देखिए, ये एक मिथ है कि डायबिटिक डाइट कोई चीज़ होती है। डायबिटिक डाइट एक नॉर्मल डाइट होती है, नॉर्मल बैलेंस डाइट, जो घर के हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, चाहे उसको डायबिटीज़ हो या ना हो। सिर्फ डायबिटिक मरीज़ को जो खास ख्याल रखना पड़ता है वो ये है कि वो मीठे का प्रयोग ना करे, पर हर व्यक्ति को घर में उसी तरह से संतुलित भोजन खाना चाहिए, क्योंकि वो एक नॉर्मल खाना है। और बैलेंस डाइट लेने से उसको पूरे विटामिन्स, पूरे मिनरल्स, पूरे प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें उसको मिल रही हैं। तो एक डायबिटिक और नॉन डायबिटिक डाइट में फ़र्क सिर्फ मीठे का होता है, बाकी और कोई खास फ़र्क नहीं होता। और अगर सच पूछा जाए तो हमारी पुरानी हिंदू डाइट जो थी वो बिल्कुल बहुत नॉर्मल, बड़ी अच्छी डाइट थी। अभी आजकल हम लोगों ने घी तेल का प्रयोग ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आर्टिफिशियल केमिकल्स का, फास्ट फूड्स का, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दिया। जितना हम नेचुरल खाना खाएंगे, जितनी नेचुरल डाइट लेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। सर, जैसा कि आपने अभी बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि डायबिटीज़ से भी ज़्यादा खतरनाक उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो डायबिटीज़ के क्या फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए? डायबिटीज़ एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस में सर से लेकर नीचे पाँव तक हर अंग जो है अफेक्ट हो सकता है। हमारी आँखों में फ़र्क आ सकता है, हमारे को कैटरेक्ट जल्दी आ जाता है, हमारी आँख का पर्दा ख़राब हो जाता है, जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। और अब ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज जो है वो डायबिटीज़ ही बन गया है। फिर हमारे ब्रेन में असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस का अटैक यानी स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, लकवा, अधरंग, ये हो सकता है। फिर उसके बाद नीचे हार्ट में पहुँचें तो हार्ट अटैक, 50% लोग जिनको डायबिटीज़ होती है उनको हार्ट अटैक हो जाता है। ये जो हार्ट अटैक होने वाले मरीज़ हैं उनमें से 50% लोगों को डायबिटीज़ पाई जाती है। फिर उसके बाद में नीचे अगर हम आएँ तो सेक्सुअल फंक्शन में फ़र्क आ जाता है, किडनी पे फ़र्क आ जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से अमूमन लोगों को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। उसके बाद नीचे अगर हम पैरों की तरफ चलें तो पैरों में सुनपना आना शुरू हो जाता है, पैरों में नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से महसूस होना बंद हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई कांटा चुभ जाता है या कोई जख्म हो जाता है तो वो भरता नहीं है, और उसके बाद वो अल्सर बन जाता है, और फाइनली गैंग्रीन होकर पैर काटना पड़ जाता है। तो बहुत ही भयावह कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की। सर, अभी आपने बताया कि डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस के कितने भयानक रिजल्ट्स हो सकते हैं फर्दर कॉम्प्लिकेशंस से, तो सर क्या कुछ ऐसे भी इसका डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस से प्रिवेंशन का भी कोई तरीका है? इससे किस तरह से बचा जा सकता है कि ये फर्दर कॉम्प्लिकेशंस अराइज ना हो? देखिए, डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं वो एकदम नहीं आती हैं, उनको 10-15 साल लगते हैं कई दफ़ा कॉम्प्लिकेशन आने में। तो लोग कई दफ़ा उसको भूल जाते हैं कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सबसे पहले तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी डायबिटीज़ शुगर जो है नियंत्रण में रहे। नेक्स्ट पार्ट है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, उसकी आप दवाई नियमित रूप से लेते रहें।
चाहे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से दवा को छोड़े नहीं। तीसरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, फैट्स, यानी आपके शरीर में फैट की मात्रा कितनी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना चल रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, इसका नाप करना चाहिए लिपिड प्रोफाइल नाम के टेस्ट से, और उसके लिए भी दवा आपको खानी चाहिए। फिर आपको यूरिन का टेस्ट भी करा के देखना चाहिए, यूरिन में अगर कोई एल्ब्यूमिन आ रहा है, माइक्रो एल्ब्यूमिन आ रहा है, क्योंकि किडनी की बीमारी से अगर डायग्नोज हो जाए शुरू में ही तो किडनी की बीमारी से बचा जा सकता है। सिमिलरली आँख का अगर आप चेक कराते आ रहे हैं और आपकी आँख के पर्दे पे कोई असर आना शुरू हो गया है तो उसको लेज़र द्वारा पहले से ही उसको ठीक करके रखा जा सकता है, तो आँख की ब्लाइंडनेस से भी बचा जा सकता है। फिर ऐसी पैर की जो तकलीफ़ें हैं उनके लिए भी ये है कि पैर के नसों का टेस्ट होता है जिसको हम बायोथीजियोमेट्री बोलते हैं, या वाइब्रेशन सेंस होता है। इस तरह के कई टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा पता लग जाता है कि पैरों की नसों में कमज़ोरी आ गई है, और उसका अगर हम ख्याल कर लें पहले से तो हम गैंग्रीन से और इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है टोबैको। टोबैको का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें तो ये जो पैरों की गैंग्रीन, न्यूरोपैथी और सब जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इन सब से बचा जा सकता है। सर अभी आपने बताया कि किस तरह से कोई भी डायबिटीज यानी मधुमेह का रोगी अपने फर्दर कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से बच सकता है। तो सर अब बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल बॉडी में है वो अंडर कंट्रोल है, तो क्या इसका मतलब ये समझें कि डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस अब नियर फ्यूचर नहीं हो सकती, नहीं होंगी? देखिए, ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डायबिटीज़ का लॉन्ग टर्म कंट्रोल जो होता है वो आपको पता लगता है, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को आपको एज क्लोज टू नॉर्मल रखने की कोशिश करनी चाहिए। नॉर्मल हम 6.5 कहते हैं, और 6.5 के आसपास अगर HbA1c लेवल रह रहा है तो इसका मतलब पिछले 3 महीने में आपकी शुगर कंट्रोल में रह रही है। सिमिलरली आपका ब्लड प्रेशर जो है आइडली स्पीकिंग 120/80 होना चाहिए, और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से नीचे चल रहा है और 90 से नीचे चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है, तो आपकी हार्ट की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम है। तीसरा ऐसी लिपिड प्रोफाइल, जैसे मैंने पहले बताया, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ रहा है उनको फिर भी अपना साल में 2 बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि उनको पता लग सके कि उनके जो कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इस तरह के जो उसके पार्ट्स होते हैं वो उनका रेंज क्या चल रहा है और वो नॉर्मल में है कि नहीं है। तो ब्लड शुगर नॉर्मल होने के बावजूद कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है या आपका BP ठीक नहीं है तो फिर इसका मतलब आपको कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस हैं। और ये अलबत्ता बात दूसरी है कि आज अचानक नहीं आए, वो आएंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो उनसे बचने के लिए इन सब पैरामीटर्स को भी कंट्रोल में रखना जरूरी है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जो डायबिटीज में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं लॉन्गर ड्यूरेशन या लॉन्गर कंट्रोल के बाद, यानी कि कुछ ऐसी चीजें से कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है, लेकिन क्या सर डायबिटीज पेशेंट के लिए कोई ऐसी इमरजेंसीज भी अराइज हो सकती है, ऐसा जो कोई डायबिटीज पेशेंट है तो सीरियस इमरजेंसी? देखिए, डायबिटीज़ में 2 इम्पॉर्टेंट इमरजेंसीज आ सकती हैं। एक होता है जब अचानक शुगर का लेवल कम हो जाना, उसको हमारी भाषा में हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, यानी आपके खून में शक्कर का लेवल जो है 60 से कम हो जाता है। इसके अंदर आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत भूख लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, आपको BP बढ़ सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं और कई दफ़ा आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये तब होता है जब आपने दवा खा ली हो और आपने खाना ना खाया हो, या आपने इंसुलिन लगाया हो, डोज ज़्यादा लगा ली हो और आप खाना आपने कम खाया हो, या किसी वजह से आप बीमार चल रहे हैं और आप दवा खाए चले जा रहे हैं और आप उतना खाना नहीं खा पा रहे हैं, जिस वजह से आपकी शुगर जो है अचानक लो हो जाती है। तो ये एक बड़ी सीरियस इमरजेंसी है। दूसरी सीरियस इमरजेंसी तब होती है जब आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बहुत ज़्यादा बढ़ जाने का मतलब ये हो गया कि 300, 400, 500 ऐसे चलने लग गई है, और वो तब होता है जब आप कोई बीमार हो गए, या आपने दवाई खानी छोड़ दी, या आपको कोई और कारण बन गया जिसकी वजह से आपने दवाई नहीं खाई और शुगर एकदम बढ़ती चली गई, और आपको पानी की भी कमी हो गई और नमक की भी कमी हो गई, जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम की कॉम्प्लिकेशन है जो हो जाती है, जो कि अगेन लाइफ थ्रेटनिंग है। एक थर्ड इमरजेंसी आ सकती है, वो है हार्ट अटैक। डायबिटीज़ को कई बार हार्ट अटैक आता है पर उनको टिपिकल चेस्ट में पेन नहीं होता, ना उनकी बाह में दर्द आता है, ना उनको कुछ महसूस होता है। बस उनको इतना महसूस होता है कि जैसे कुछ घबराहट हुई, थोड़ा सा पसीना आया और छाती में उनको थोड़ा सा भारीपन लगा और उल्टी आने को लगी या कुछ इस तरह से लगा।
वो समझ ही नहीं पाते कि उनको हार्ट अटैक होने जा रहा है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट इमरजेंसीज हैं जो डायबिटीज़ में किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती हैं, और इसकी जानकारी हर डायबिटिक पेशेंट को होनी चाहिए। सर, अभी आपने बताया इमरजेंसीज के बारे में, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी है जैसा कि हमारे भारतवर्ष में, इंडिया में बहुत डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट तरह के लोग हैं, बहुत सारी। तो इसमें कई बार जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी, देयर इज अ 1 month दे आर टेकिंग फास्ट। तो इस तरह के लोगों को क्या फास्टिंग करना चाहिए अगर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं? देखिए, ऐसा है कि ऐसे तो हम फास्ट करने को मना नहीं करते हैं, पर डायबिटिक लोगों को फास्ट ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी शुगर अप डाउन ज़्यादा होती है, और जो शुगर अप डाउन ज़्यादा बॉडी में होती है तो उसके कुछ अपने अलग ही नुकसान होते हैं। तो पर अगर आप बहुत ज़्यादा अपने धर्म की तरफ महसूस करते हैं कि फ़ास्ट करना ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी फ़ास्ट जो है वो आप कर सकते हैं, पर उसमें कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि बहुत देर तक आप खाली पेट ना रहें, जो आपके धर्म के अनुसार आपको कुछ अलाउ करते हैं खाना, उस टाइप का खाना थोड़ा थोड़ा करके वो ले लें। और ऐसी जो अपनी शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ ना लें जिसको एक बार खा लिया और शाम तक जिसका असर रहे। शॉर्ट एक्टिंग दवाइयाँ खाएं, जिससे कि उनका असर जो है 3-4 घंटे में, 5 घंटे में ख़त्म हो जाए और शुगर एकदम डाउन ना हो जाए। क्योंकि आपने पूरा दिन खाया नहीं और आपने दवाई ऐसी खा ली जिसका असर 24 घंटे चल रहा है, तो आपकी शुगर लो हो सकती है। इसी प्रकार इंसुलिन की मात्रा है, तो जब आप फास्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी इंसुलिन की मात्रा को भी कम करनी पड़ेगी। तो फास्ट करने से पहले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, फास्ट सभी लोग करते हैं, चाहे क्रिश्चियंस हो, पर फास्ट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। और अगर अपने डॉक्टर से सलाह लेके आप अपने सही तरह से फास्ट अगर करेंगे तो आपके फास्ट करने में इतनी परेशानी नहीं आएगी। पर एक फुल 100% फास्ट, यानी पानी भी नहीं पीना, खाना भी नहीं खाना, कुछ नहीं लेना, वो किसी भी डायबिटिक को नहीं करना चाहिए।